योग के साथ साथ हम यहाँ नेचुरोपैथी की जो थेरेपी होती है वो कराते हैं, साथ में एक्यूप्रेशर भी कराते हैं। हाँ, पंचकर्मा की भी कुछ थेरेपी हमारे पास हैं जो लगभग आपके शरीर में किसी भी तरीके कोई भी बीमारी हो, आप सभी बीमारियों में जो योग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपको कौन से आसन, कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। अगर आप ये किस तरीके से ये कर रहे हो तो इसका प्रेशर का नाभि पे होना चाहिए जो अभी जो ये कर रहे हैं इसका प्रेशर नाभि पे आ रहा है, साथ साथ पेनक्रियास पे भी काम कर रहा है, ठीक है, जो इंसुलिन बनने में काम करेगा, ठीक है। हाँ, जैसे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है, ठीक है, उनमें कार्य करेगा। जैसे टाइप 1 में है कि इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनना, ठीक है, वो टाइप 1 में आ जाता है और बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब इंसुलिन नहीं बनता है तो प्रॉपर कोशिकाएं उनका पोषण नहीं हो पाता है, ठीक है, उन तक ग्लूकोज जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। तो उसमें आप जब प्रेशर देते हैं तो जो हमारा पेनक्रियाज है वो संकुचित हो रहा है और फैल रहा है, वो कार्य करना अपना से प्रारंभ कर देगा और इसमें श्वासों की प्रक्रिया भी चल रही है, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल है और आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे आप लोगों के सामने बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग आजकल देखते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल बहुत तेज़ हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है, अपने लिए किसी के पास समय नहीं है और इससे लाइफस्टाइल चेंज होते होते हमारी हेल्थ पे भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। तो आज मेरे साथ हमारे दो स्पेशल मेहमान हैं, योगाचार्य अनूप भट्ट और प्रवेश रावत। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज हम सर लोगों से योगा के बारे में बात कर रहे हैं और आप दोनों पिछले तकरीबन 7-8 साल से देहरादून में 2 योगा सेंटर चला रहे हैं, केवल्य योगशाला के नाम से। और योग इसके अलावा भी आप लोग जैसे कोई इवेंट होता है, हमारा योगा डे होता है, उस पर भी बहुत सारे इवेंट वगैरह कराते हैं। तो पिछले काफ़ी समय से इस लाइन में है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों की थोड़ा जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सर बताइए, आप लोग ये योगा वाले फील्ड में कैसे आना हुआ आप लोगों का? सर, ज़्यादातर ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम्स आने लग गई थी बॉडी में। अच्छा। जब बचपन से तो मेरे साथ ये होता था कि साइनस की प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, अच्छा। ठीक है, और उसके लिए मैंने काफ़ी मेडिसिन भी ली। मतलब 10th क्लास के बाद 2007-8 की बात है। अच्छा। तो उसके बाद लगातार स्वेलिंग रहती थी आँखों में या नोज़ का क्लोज रहना, ये सब रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेडिसिन ली तो वो जब तक लेता था तब तक ठीक रहता था, फिर जब लेना बंद कर दिया उसके बाद वो फिर से शुरू हो गई प्रॉब्लम। अब उसके बाद जब योगा स्टार्ट किया, खासकर योग का षटक्रम वाला पार्ट, अच्छा। वो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद बिल्कुल चेंजेस, 1 हफ्ते में बिल्कुल चेंजेस, उसके बाद वो प्रॉब्लम बिल्कुल हट गई। तो तब से मेरा योग में आया, किसी ने मुझे बताया कि आप योग के द्वारा वो कर सकते हैं, तो मैंने कहा इसके थ्रू मैं इसके अध्ययन भी करना चाहूँगा इसका। अच्छा। तो इस प्रकार मैं योग में आया। मुझे बचपन से ही जो फिटनेस का शौक तो था ही। अच्छा। तो मैं काफ़ी मतलब फिटनेस में रहता था हाँ जी। कि जैसे अलग अलग एक्सरसाइजें की है। हाँ जी। लेकिन एक्सरसाइज करने के साथ साथ मैं देखता था कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजें मिले जिससे मतलब मैं मानसिक तौर से भी थोड़ा सा अच्छा फील करूं। अच्छा। तो ये सर्च करते करते फाइनली मुझे कहीं से योगा के बारे में पता चला कि योगा में आप एजुकेशन भी ले सकते हो और इन फ्यूचर अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, अच्छे से इसके चीज़ बारे में सीखते हो, तो इसमें आप एज अ करियर के तौर पे भी ले सकते हो। तो थोड़ा सा रिसर्च किया इस बारे में, थोड़ा सा जाना। तो फाइनली ग्रेजुएशन तो मैंने नॉर्मल PCM से किया हुआ है। अच्छा। उसके बाद मास्टर मैंने योगा से किया है, यहीं देहरादून से ही मास्टर योगा से करा। और योगा करने के साथ साथ एक्यूप्रेशर थेरेपी में किया है, नेचुरोपैथी का किया है। बेसिकली यहाँ पे जो हम अपने सेंटरों में देते हो कंप्लीट हेल्थ, कि अगर सपोज किसी कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ गया है अच्छा। तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी रखे हुए हैं यहाँ पे, अच्छा। है ना, और साथ में योगा तो है ही। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे योगा बहुत सारे लोग तो एक जो एक्सरसाइज करके बोलते हैं कि हमने योगा कर लिया, तो कंप्लीट योगा क्या है और योगा का मतलब क्या है जो हम लोग डेली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें? देखिए, योग की यात्रा जो शुरू होती है हमारे जन्म से शुरू हो जाती है योग की यात्रा। वैसे सृष्टि की उत्पत्ति से ही योग माना गया है, पर योग की यात्रा जो हम आज के समय में कर रहे हैं, आसन प्राणायाम, ये योग के अंग हैं, ये पड़ाव हैं, सीढ़ियां हैं जैसे, ठीक है, ये पड़ाव हैं। योग
वो अपने आप में अनंत है, ठीक है। वो उसका एक समाधि तक जाना, और निर्बीज समाधि जब हो जाती है तो वहाँ योग पहुँचता है। पर ये छोटा पार्ट है, अभी शुरुआत अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए तो हम इन अंगों के द्वारा हम इन पे जाते हैं। तो 8 अंग बताए गए हैं योग में, तो ये 8 चरण हैं योग के, एक के बाद एक पार करना। तो इस प्रकार हम समाधि तक पहुँचते हैं। तो ठीक है, मैं राहुल जी की बातों के साथ कुछ और एड ऑन करना चाहूँगा। आपने कहा कि योग है क्या, तो योगा की मैं एक सिंपल से डेफिनेशन बताऊंगा जो आयुर्वेद में बताया गया है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पर समनम चा, ठीक है। जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करे, और यदि किसी कारणवश उसे बीमारी आ जाए या हेल्थ इश्यूज आ जाए तो उसको स्वस्थ कर सके। तो योग जो आपको एक तो यदि किसी भी कारणवश बीमार हो चुके हो तो उस बीमारी से आपको उबारता है, और साथ में अगर आप स्वस्थ हो तो आपको आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देता है। अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे योग है तो योग में ऐसे क्या है जो पूरा पैकेज एक आदमी को स्वस्थ करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? बहुत सारे तो आसन वगैरह भी करवाते हैं, प्राणायाम भी कराते हैं, सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। तो थोड़ा सा आप इस बारे में बताएंगे और डिटेल में कि मतलब एक्चुअली पूरा पैकेज कैसे बनता है? बिल्कुल। तो योग बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमने आसनास कर लिया, हमने प्राणायाम कर लिया, वहीं तक सीमित है। अगर मैं सामान्य व्यक्तियों को लेकर बताऊं, ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा हम अंदर ना घुसें अगर, तो योग एक तो आप डेली रूटीन में आसनास कीजिए, उसके साथ प्राणायाम करना, और साथ में आहार का ध्यान देना। अच्छा, आहार सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप जिस तरीके का आहार लेंगे तो वैसे ही आप कहीं ना कहीं देखोगे मानसिकता होती जाएगी। जो आजकल आप देख रहे होंगे बड़े बड़े टीवी चैनलों में, यूट्यूब के माध्यम से लोग बड़े वीगन होते जा रहे हैं या सात्विक होते जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वेजिटेरियन फूड लीजिए। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं मानसिक तौर से अलग अलग व्याधियाँ आ रही हैं। तो अगर आप फूड अच्छा रखते हो, अपना आहार अच्छा रखते हो, तो आप आधा से ज़्यादा समस्याओं से बच जाते हैं, और साथ में जो आपके योगासन है और प्राणायाम है वो उसको और अधिक जो है बल देते हैं आपको स्वस्थ रखने में। अच्छा, तो सर जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे वेज और नॉन वेज की आप मतलब एक हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या वेज और नॉन वेज में, वेज जो नॉन वेज वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कतें होती हैं क्या? थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल होती है। पहले तो सिंपल सा आप देखिए कि जो वेजिटेरियन है, जो भी हम फूड है, हम सब्जियां ले रहे हैं या हम जो भी सात्विक खाना ले रहे हैं, उसका जो डाइजेस्ट करने की जो टाइमिंग है वो बहुत कम होती है। आपका 3-4 घंटे में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा जो आपका नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप नॉन वेज खा रहे हो, किसी भी तरीके का चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, तो उसका मिनिमम जो डाइजेस्ट होने का टाइमिंग है वो 72 घंटे है, 72 आवर है। तो आप टाइमिंग से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जिस तरीके का फूड ले रहे हैं उसको जब आप खाते हो तो उस समय कुछ तो उसके जो हार्मोनल जो भी डिसबैलेंस है या प्रॉब्लम है वो आपके अंदर भी जाती है उस फूड के थ्रू। आप यदि सात्विक फूड ले रहे हैं, आपने कुछ वेजिटेबल ले लिए, तो वो आपको उस तरीके से आपके अंदर एनर्जी बनाएगा, सात्विक एनर्जी बनाएगा। और ये आप करके देख सकते हो। आप जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिक फील होगा दोनों फूड में। अनूप जी के साथ मैं थोड़ा और बातें जोड़ना चाहूँगा। इनकी बातों से तो सहमत हूँ, पर जैसे एनर्जी भी काम करती है। अब जब हम नॉनवेज ले रहे हैं, जब नॉनवेज ले रहे हैं तो जो भी जीव जिस समय उसकी हत्या की जा रही है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव आती है उसमें, तो वो एनर्जी भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं उस रूप में जा रही है। तो हमारी एनर्जी भी पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से वैसे मिल जाती है। तो वो ऊर्जा हमारे आचरणों में, हमारे अनुशासन में वहाँ दिक्कत करती है। अच्छा, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि योग के साथ साथ हमारा जो मतलब जो सात्विक भोजन की बात करेंगे वो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। योग के साथ वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है उसका अगर हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जी। तो सर एक चीज़ है, जैसे योग मतलब किसी भी बीमारी को, हम अभी बीमारी की डिटेल में बात करेंगे, मतलब बीमारी के लिए योग क्या बेनिफिट है वाकई में? देखिए सर, होता ये है कि जब हम योग अपनाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति इस स्तर तक जाती है कि हम चीज़ें समझना, विचारों को समझना शुरू कर देते हैं कि क्या हमारे लिए लाभदायक है, क्या नहीं है। तो जो हम सात्विक आहार हम बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर को क्या ज़रूरी है। खासकर जो प्रकृति ने दिया है, हम प्रकृति से जुड़ते हैं, तो जो प्रकृति हमें देती है तो वो आहार हमारे लिए सात्विक आहार एक तरह का हो जाता है। ठीक है। जो नेचर हमें बनाता है, जो मनुष्य शरीर के लिए नेचर ने बनाया गया है, वो अगर आहार हम लेते हैं तो हमारे विचारधारा बदलती है। ठीक है। हमारे अंदर सद्गुणों की अधिकता होती है। तो ये इस प्रकार हमारे विचार भी बदलते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ आती है यहाँ पे ना, लोग आजकल हेल्थ के लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं
बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे योगा ज्वाइन करते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से क्या बेस्ट है, योगा या जिम? आप कुछ भी कीजिए लेकिन एक्सरसाइज कीजिए। आप जिम जाइए, योगा जाइए। अब इसके ऊपर आते हैं कि योगा बेहतर है या जिम बेहतर है। आप देखिए, जब हम नॉर्मली योगा करते हैं तो बार बार हम अपने स्टूडेंटों को कहते हैं कि आप अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए, आप अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। जब आप श्वासों पर ध्यान देते हो तो आप जो भी आसनास कर रहे हो, जो भी प्राणायाम कर रहे हो, तो उसको करने की जो गुणवत्ता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपका साथ साथ आप देखोगे आसनास करने का, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, क्योंकि आप अन्य किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें मेनली जो फिजिकली मेन ध्यान दिया जाता है। और जब हम योगा करते हैं तो योगा करने में हम फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि फिजिकल हेल्थ तो हमारी लगभग 15 से 20% ही काम करती है। सबसे मेन जो हमारी मेंटल हेल्थ करती है। आप अगर सपोज किसी बीमारी में हो तो आप उससे कैसे बाहर निकलेंगे, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। आपका विल पावर किस तरह स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए आपको प्राणायाम, मेडिटेशन करना अत्यधिक आवश्यक है। योग ज़्यादातर हमें जैसे शारीरिक रूप से तो जोड़ता ही जोड़ता है, शारीरिक बीमारियों को ये अनुभव कराता है कि हमारे अंदर क्या बीमारियाँ हैं। मानसिक रूप से जब योग हमें जोड़ता है, मानसिक रूप से जब हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं तो हम शारीरिक बीमारियां अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती है। और मानसिक तौर पे जब इंसान की प्रवृत्तियां जो बदलती हैं योग के माध्यम से, तो वो अपनी सांसों को जान सकता है, अपने हृदय की गति को जान सकता है और अपने श्वासों के माध्यम से वो शरीर में संतुलन ला सकता है। तो हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। तो सर, आप लोग पिछले 7-8 साल से देहरादून में सेंटर चला रहे हैं, ठीक है? तो जो आपकी जो सेंटर है, आप क्या क्या चीज़ें करवाते हैं योग के साथ साथ, और भी क्या क्या चीज़ें कराते हैं? मतलब जैसे किसी को इशूज़ हैं, इनको मतलब ठीक कराने में क्या आप लोग कुछ हेल्प करते हैं या खाली योगा कराते हैं? थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। योग के साथ साथ हम यहाँ नेचुरोपैथी की जो थेरेपी होती है वो कराते हैं, साथ में एक्यूप्रेशर भी कराते हैं। हाँ, पंचकर्मा की भी कुछ थेरेपी हमारे पास हैं जो साथ में रखी गई हैं, और साथ में हीलिंग, प्राणी हीलिंग भी, ये सब हम देते हैं। अच्छा, तो सर जैसे आप नेचुरोपैथी थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बता दीजिए कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, पता नहीं रहता कि एक्चुअली क्या है। देखिए, आज के समय में नेचुरोपैथी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है, क्योंकि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हमारा आसपास का वातावरण देख लीजिए, पेड़ों से दूर हो रहे हैं, नेचर से दूर हो रहे हैं। तो 5 तत्वों के माध्यम से जो हम थेरेपी देते हैं, मिट्टी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इनके माध्यम से जो हम थेरेपी करते हैं उसे नेचुरोपैथी कहते हैं, ठीक है? तो नेचर से जुड़ना, नेचर के पास लाना, और उनसे, मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से, इनसे क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं, उसे नेचुरोपैथी कहते हैं। अच्छा सर, जैसे नेचुरोपैथी से है, हम कौन कौन से जो बीमारियाँ को मतलब ठीक कर सकते हैं नेचुरोपैथी के द्वारा? लगभग आप लगाइए कि सभी तरह की बीमारियां दूर हो सकती, खास करके जैसे किसी को पेट से रिलेटेड है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, अच्छा, ठीक है? और इसके अलावा लंग से रिलेटेड है, बड़ी लोगों को ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? और इसके अलावा बैक का इशू है, किसी को बैक पेन हो रहा है, कमर दर्द है, सर्वाइकल का इशू है, घुटनों का दर्द है, लगभग सभी समस्याओं में जो हम प्राकृतिक चिकित्सा उसको दे सकते हैं। अच्छा, योग के साथ साथ ये सारी चीज़ें? हाँ बिल्कुल, ये क्या है, इनको ऑल्टरनेटिव थेरेपीज कहते हैं साथ में, कि जब आप योगा कर रहे हैं तो योगा करने से एक तो आपके जितने भी ज्वाइंट है वो स्मूथ होंगे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। लेकिन मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि यदि कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ है, जो हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा हो गई, उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर हो गई, क्योंकि हम लोगों ने तो पिछले 8 से 10 सालों से काम कर रहे हैं। तो कई सारी बीमारियों में तो जो आपका एक्यूप्रेशर हो गया वो तो इंस्टेंट, जितना आप पेन किलर लेते हो, पेन किलर से भी जल्दी इफेक्ट देता है। तो इसी तरीके से किसी को गाल ब्लेडर का उपचार, अन्य जितनी भी चिकित्सा है उसमें सिर्फ एक ही है कि गाल ब्लेडर को रिमूव करवा दो। लेकिन मात्र आपका प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर, इसमें यदि आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको गाल ब्लेडर रिमूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ है ये यहाँ पे ना, जैसे क्या है कि जब एलोपैथिक में जाते हैं तो एलोपैथिक में इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं वहाँ पे। तो क्या मतलब हमारे आयुर्वेदिक है या जो नेचुरोपैथी है, जो एक्यूप्रेशर वगैरह का, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इंस्टेंट में जिसमें रिजल्ट मिल जाता है? इंस्टेंट रिलीफ, यानी कि आपको पेन नहीं होगा, तो इसमें एक्यूप्रेशर सबसे ज़्यादा आपको फायदे करेगा। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि जो चीज़ें जल्दी मिलती है वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है ना? तो
जो आपका योगा है और इसके साथ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ये आपको परमानेंट उस बीमारी से बाहर निकालते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए तो हम एक्यूप्रेशर उसको दे देते हैं कि उसको जो पेन से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। उसके साथ साथ हम उसके ऑल्टरनेटिव थेरेपी चलवाते हैं, जैसे आपका पंचकर्मा हो गया, नेचुरोपैथी हो गई, और साथ साथ में योग के जो अन्य जितने भी उपचार है वो सारे करते हैं। तो उससे वो जो परमानेंट जो भी उसको प्रॉब्लम है उससे वो उभरता है। और हमने तो इवन कैंसर तक के, कैंसर और स्किन की ऐसे ऐसे डिजीज़ जिसका शायद अन्य पद्धतियों में उस तरीके का इलाज नहीं है कि वो एकदम से पूरी तरीके से ठीक हो सके, जो हमने यहाँ पे संभव करके दिखाया है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल गया है, तो वो ज़्यादातर सर्जरी, शल्य चिकित्सा में ज़्यादातर आने लग गया है। तो ये जो नेचुरोपैथी है या फिर पंचकर्मा है या फिर एक्यूप्रेशर है, ये उस स्थिति तक हमारे शरीर को लाता है। उस स्थिति में अगर रोग है तो वो जो जड़ पे काम करता है ये सब, ठीक है, तो उस चीज़ को धीरे धीरे वो बाहर निकालता है, जिससे हम शल्य चिकित्सा तक, हम सर्जरी तक ना पहुंच सके। प्राकृतिक जो औषधियाँ होती हैं तो उनका इनमें प्रयोग होता है, ठीक है। प्राकृतिक औषधियाँ जो हमारे आसपास आसानी से मिल जाती हैं, हाँ आसानी से मिल जाती हैं, उन औषधियों को इनमें प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ आती है सर, यहाँ पे हमारे आसपास मतलब एक हमारे पहले आपने आप लोग सबके घर में बोल रहे हैं दादी अम्मा के नुस्खे, तो क्या वो सारे हमारे इससे रिलेटेड होते हैं बहुत सारे? हाँ, एक चीज़ और होती है कि हर किसी का शरीर अलग अलग तरीके से कार्य करता है, ठीक है। हर किसी के शरीर में एक जैसी दवाई काम नहीं करती है, हर शरीर अलग अलग होता है, तो उसमें अलग अलग औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज़ नाड़ी चिकित्सा करके, ठीक है, उसकी नाड़ी देखी, वात पित्त कफ के अनुसार वो चिकित्सा उसे दी जाती है। फिर साथ में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपने कहा कि दादी अम्मा की जो चिकित्साएँ, आपने अभी भी देखा होगा हमारे पहाड़ों में बड़ा फेमस है कि किसी को बुखार आ जाए तो क्या खिलाते हैं उसे, जीरा। उसे जीरा खिलाओ और ब्लैक टी पिला लो और थोड़ा देर सुला लो, एकदम से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। साथ में किसी को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, किसी को माइग्रेन हो रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सरसों का तेल लेते हैं, उसमें हल्का सा पानी मिलाते हैं, और मैं अभी भी अपने बहुत सारे क्लाइंटों में करता हूँ, तो उससे एकदम से रिलीफ मिलता है। जो दादी माँ के जितने भी नुस्खे हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्होंने जितने भी अपने ट्रीटमेंट निकाले हैं, अगर आप उनका प्रयोग करते हैं या आपने कभी किया भी होगा घर में, है ना, क्योंकि आप भी गढ़वाल से ही, पहाड़ से ही है, तो आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को यूज किया होगा, तो आपको पता होगा कि वो कितने ज़्यादा फायदेमंद है। हमने तो इवन यहाँ तो देखा किसी के हाथ में मोच आ गई तो वो ताले, गोबर भी लगा, हाँ, वो ताले भी लगाते हैं, मतलब बहुत सारे। हाँ जी बिल्कुल। और साथ में जैसे किसी का बुखार उतारना हो तो गर्म ठंडा पानी का वो भी दिया जाता है, सेक भी दी जाती है इस मस्तिष्क में, उसके पट्टियाँ लगाई जाती है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इन अगर हम अपनी पुरानी रीति रिवाजों को, पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखें तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारी ऐसी सॉल्व हो जाती है, मतलब घर में ही, बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन हम थोड़ा सा शायद वेस्टर्न कल्चर की साइड ज़्यादा भाग रहे हैं, और हमें लग रहा है कि गए मेडिकल स्टोर में एक टेबलेट ली, डाली और ख़त्म, लेकिन उसके बाद वो क्या क्या अंदर काम कर रही है वो उसका परिणाम हम शायद नहीं जान सकेंगे। यस, हाँ, उसी कारण हमारा जो संतुलन है शरीर का वो बिगड़ गया है, ठीक है। जो दादी अम्मा के नुस्खे होते थे वो काफ़ी वो करते थे। एक तो हमारा आचरण, दिनचर्या जो हमारी शुरुआत होती, खान पान, तो वो घर का पहले जो संतुलित आहार था तो वो हर शरीर के लिए लाभदायक था। अब हमारा आहार बिगड़ गया है तो उस वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। तो सर अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। हम क्या योग के माध्यम से एक कोई बीमारी लेते हैं, उनके हिसाब से योग और उसके बेनिफिट और योग करने के तरीके, उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आज सबसे मेन है सर, आजकल ना हर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है ही है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब आप लोग कौन सा योग और मतलब प्रिपेयर करते हैं कि हम लोग ये करें, जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं कि अगर बाई चांस तो आपके पास नहीं आ सकते हैं तो घर पे भी करें, तो कौन सा योग उसके लिए? बिल्कुल। तो साथ साथ में हम आपको करके भी दिखवाते हैं किस तरीके से कि सहूलियत रहे, ठीक है, और साथ में मैं उनके फ़ायदे भी आपको बताते रहता हूँ। पहले हम करेंगे मंडूकासन। तो साथ में मंडूकासन करते भी रहते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जो मंडूकासन फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले जो योग साधक साधिका अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, इनको ठीक अपने नाभि के अगल बगल में रखेंगे। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से किस तरीके से करना है। श्वास ली, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है जितना आपसे संभव हो। आप इस समय देख रहे हो इससे पेट में प्रेशर जा रहा है, पेट में, हाँ। अच्छा। तो पेट में प्रेशर जाने से एक तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, जी,
ठीक है, तो सबसे पहले आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। अच्छा। आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम आती है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आती है। तो आप देखोगे जब आप इस तरीके से करते हो जी। तो एक तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो रही है, साथ में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब डायबिटीज़ आता है तो ग्लूकोज ज़्यादा बनने लगता है, ठीक है, इंसुलिन सही तरीके से नहीं बन पाता है। तो आप देखोगे जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज करते हो तो आपका जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, इंसुलिन जो है धीरे धीरे जो है बनने लगता है बॉडी के अंदर, अच्छा। ठीक है। और डिपेंड करता है किस तरीके जैसे से। ये कर रहे हो तो इसका प्रेशर का नाभि पे होना चाहिए जो अभी जो ये कर रहे हैं जी। इसका प्रेशर नाभि पे आ रहा है, साथ साथ पेनक्रियास पे भी काम कर रहा है, ठीक है, जो इंसुलिन बनने में काम करेगा, ठीक है। हाँ, जैसे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है, ठीक है, उनमें कार्य करेगा। जैसे टाइप 1 में है कि इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनना, ठीक है, वो टाइप 1 में आ जाता है और बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब इंसुलिन नहीं बनता है तो प्रॉपर कोशिकाएं उनका पोषण नहीं हो पाता है, ठीक है, उन तक ग्लूकोज जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। तो उसमें आप जब प्रेशर देते हैं तो जो हमारा पेनक्रियाज है वो संकुचित हो रहा है और फैल रहा है, वो कार्य करना अपना से प्रारंभ कर देगा। और इसमें श्वासों की प्रक्रिया भी चल रही है, ठीक है। जब श्वासों की प्रक्रिया चल रही है तो प्रॉपर जब ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से कार्य कर रहा है, तो जिससे हमारा इंसुलिन भी अच्छे से बनेगा और ग्लूकोज प्रॉपर कोशिकाओं तक पहुँचेगा। अच्छा सर, एक चीज़ है, ये जो योग है ये मतलब खाना खाने से के पहले करना चाहिए या बाद करना चाहिए क्या? यस, बिल्कुल। आप ध्यान रखें कि करने के लिए आप कभी भी कर सकते हैं, बस आपका खाने और मंडूकासन करने के बीच में 4-5 घंटे का अंतर हो, क्योंकि जब तक आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तब तक हम पेट में एक्स्ट्रा किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं देंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी करें जब आपके पास समय हो, लेकिन 4-5 घंटे का गैप हो। अच्छा, इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? स्टार्टिंग में जैसे आप कर रहे हो, जी। फर्स्ट टाइम कर रहे जी, हो, जी। तो आप 15 से 20 सेकंड कीजिए। अच्छा। जैसे जैसे आपको अभ्यास होने लगता 30 सेकंड कर सकते हैं, 2-3 बार उसको रिपीट कर लीजिए। अच्छा। तो आप एक दिन में एक बार सुबह और एक बार शाम, 2 समय कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं सर। बिल्कुल। दूसरी जो मेन कॉमन बीमारी है वो है बीपी। हाँ, मतलब मैक्सिमम 2-3 बीमारी ऐसी जो किसी न किसी फैमिली मेम्बर को होती है। बिल्कुल। तो बीपी के लिए क्या हम करेंगे? ठीक है। बीपी के लिए बेसिकली आप देखोगे जैसे हाइपरटेंशन भी बोलते हाँ, हैं, है ना। हाँ। तो इसमें इसको करने के लिए देखिए बीपी भी 2 टाइप का होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर, एक लो ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए आप योगासनास करोगे, अलग अलग योगासनास है। यदि आपका बीपी हाई है अच्छा। तो बीपी हाई में आप जो जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, जिनमें आप देख लीजिए, पहले आप दोनों जो पर्वत आसन में आ जाइए। आप इस समय देख रहे हैं ब्लड का सर्कुलेशन जो संपूर्ण शरीर में फैल रहा है, अच्छा। तो जिससे आपके हार्ट में प्रेशर नहीं जाएगा। अच्छा। तो ये आपको जो जब भी किसी को अगर हाई बीपी हाँ है जी। तो ये अगर करता है तो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस तरीके से और अगर किसी का बीपी लो है हाँ जी। तो उसके लिए आप जो जितने भी बैक बेंडिंग आसन है, अच्छा। अब एक आसन में आपको बता देता हूँ, साथ साथ में नाम भी बताते रहते हैं। धीरे से आप लोग वापस आ जाइए। हाँ, अगला अभ्यास उष्ट्रासन। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों पैरों में गैप कीजिए, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, श्वास लेते हुए इसी तरीके से आप पीछे की ओर जाएंगे। तो इसको कोई भी कर सकता है। तो जिनको भी लो बीपी की प्रॉब्लम है वो बैकवर्ड बेंडिंग में आप भुजंगासन लीजिए, आप उष्ट्रासन सामने देख रहे हैं उष्ट्रासन कर लीजिए, हस्तोत्थान आसन हो गए, जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग है, क्योंकि इससे क्या होता है शरीर में खिंचाव जा रहा है, आपका शरीर खुल रहा है, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा अच्छी से, मतलब जितने शरीर को आवश्यकता है उस गति से होने लगेगा। तो आप जो है लो बीपी से धीरे धीरे ओवरकम कर सकते हो। और आसनों के साथ ये ध्यान थोड़ा रखना ज़रूरी है, हर किसी की शरीर की क्षमता अलग होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी किसी की कम होती है, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार जितनी पीछे झुक सकते हैं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए और धीरे धीरे पीछे झुके, ठीक है। और जिनको थोड़ा ज़्यादा झुकना है वो अंत में श्वास थोड़ा थोड़ा खाली करते हुए और झुकने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये साधारण उष्ट्रासन था जो इन्होंने अभी किया, ठीक है। और उष्ट्रासन का अगला भी है इसमें चरण, ठीक है। हाँ, एडवांस भी है, बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आप कितने प्रैक्टिशनर हाँ, हैं। हाँ। तो ये अभी शुरुआती अभ्यासियों के लिए इसको तो कोई भी कर सकता है ना। हाँ, इस तो तरीके इसके लिए भी टाइमिंग वही जैसे से। हाँ, टाइमिंग सबके लिए सेम ही है। सेम है। आप कितने प्रैक्टिशनर हैं, अभ्यास में 10 से 15 सेकंड कीजिए, धीरे धीरे जैसे आपको काफ़ी समय हो जाए, 2 महीने 3 महीने, तो आप समय बढ़ा सकते हो अपना। तो सर जैसे योगा करना खाली पेट अच्छा रहता है या मतलब कुछ पहले हल्का फुल्का ले लीजिए कैसे? ओके,
यदि आप सुबह के समय में कर रहे हो जी। तो आप खाली पेट ही कीजिए, अच्छा। क्योंकि खाली पेट आपका संपूर्ण शरीर रिलैक्स रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म रिलैक्स है। तो उस समय यदि आप योगासन कर रहे हो जी। तो एक्स्ट्रा आपके शरीर को कार्य नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। सबसे जरूरी कि एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ेगा। जी, जी। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस समय आपका पूरे शरीर का जी। जो फोकस रहता है वो एक्सरसाइज करने में रहता है। तो आपको जो 100% जितना हो सके अधिक लाभ मिलता है जब आप खाली पेट करते हो। इसी के साथ ऊर्जा का भी बहुत बड़ा लाभ होता है योग में। तो जब हम खाली पेट खासकर करते हैं तो वह ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर पे लगती है। बल्कि उसके विपरीत जब हम खा के करते हैं या कुछ खा के अन्न ग्रहण करके करते हैं तो वो ऊर्जा ज़्यादातर डाइजेस्टिंग सिस्टम पे काम करती है, ठीक है, या फिर वो ऊर्जा डाइजेस्ट कर रही होती है या फिर पूरे शरीर को हील कर रही होती है। अच्छा। हाँ, तो ऊर्जा का भी बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है इसमें। अच्छा, दूसरा सर आजकल ये के साथ साथ मतलब जॉइंट्स पेन की बहुत प्रॉब्लम है, घुट में हो गया, ये सारी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम है, आजकल आम चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए कोई आसन वगैरह बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। आप दोनों जो है नॉर्मल बैठ जाएंगे सुखासन में। हाँ, आप पैरों को सीधा कर लीजिए दंडासन में। हाँ, तो आप देखिए अगर किसी को भी किसी भी तरीके के ज्वाइंट प्रॉब्लम है तो उसके लिए कहते हैं पवन मुक्त आसन सीरीज होती है। अच्छा। तो जो आपके संपूर्ण ज्वाइंट्स के लिए है, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम आती क्यों है। जो मेनली है आजकल जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो विटामिन डी की कमी की वजह से। अच्छा। और जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उसके शरीर में कैल्शियम की भी कमी ऑटोमेटिक होने लगेगी, क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम भी नहीं बनेगा। अच्छा सर, एक चीज़ है हाँ। कि आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर विटामिन डी कमी है, मतलब आप लोगों को बहुत सारा मतलब एक्सपीरियंस हो गया, तो ऐसा कुछ होता है कि आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, वो चीज़ें भी होती है। एक तो सामने देख के उसकी स्किन ही आपको बता देगी। आप देखिए कि नॉर्मल जैसे हमारे स्किन है वो हल्का सा जो है डिपेंड करता है किस तरीके वाइटिश होने लगती है उसकी, आपको अलग सी चमक दिखेगी उसकी स्किन पे। अच्छा। तो और दूसरे आपके ज्वाइंट्स में अलग अलग कड़कड़ाहट की आवाज़ आने लगेगी। तो ये आपका सिम्टम्स बता देता है कि हाँ जी इसको जो है कि विटामिन डी की कमी हो रही है, इसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है ना। चलने फिरने में भी काफ़ी अलग उसकी चाल होगी। हाँ, इससे भी पता चलता है, सामने से कोई बंदा कोई आ रहा है तो उसकी चाल से भी पता चलता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके जो मतलब एनर्जी होनी चाहिए, जैसे आपने देखो आजकल मेरे को जान नहीं लग रही, मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, तो ये सारे सिम्टम्स है कि आपकी विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो सर ये जो विटामिन की कमी वगैरह ये हमारे खान पान से ही होता होगा सारी चीज़ें, या कुछ और भी चीज़ें होती हैं? खान पान के साथ ये भी ज़रूरी हो गया कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम ज़्यादातर सूरज के साथ नहीं रहते हैं विटामिन डी की, तो सबसे अच्छा जो सोर्स है विटामिन डी का सूरज है, ठीक है। तो उसके साथ अगर हम उसके बीच थोड़ा बैठें, पीट करके, खासकर पीट करके, सिर को ढक के पीट करके बैठें थोड़ी देर, उसके बीच में खासकर सुबह की धूप जो होती है उसे अगर हम लें तो जाहिर सी बात है जो प्रकृति देगी आपको, तो उससे आपके विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी शरीर में। और इसके साथ मेन तो ये है ही कि आपका जो लाइफस्टाइल की वजह से आ रही, सारा खेल लाइफस्टाइल का है। और उसके अलावा ये है कि मदर का जब बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले मदर का लैक ऑफ विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी, उस वजह से भी हो सकता है। हाँ, ये जेनेटिक भी आ जाती है। हाँ, जेनेटिक वो आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अपने एंकल्स को स्ट्रेच करेंगे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए एंकल को सामने की ओर स्ट्रेच कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, श्वास लेते हुए पीछे की ओर। इस प्रक्रिया को करने से जो है नसों में खिंचाव आ रहा है। अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, ठीक है, जिससे ज्वाइंट में खासकर जो स्लेस्मा होता है, ठीक है, जो फ्लूइड होता है वो अच्छे से काम करता है। अच्छा। हाँ, तो सर इसके लिए जैसे कौन सा आसन बोलेंगे हम इनको? इनको पवन मुक्त आसन सीरीज है, सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं इन्हें, है ना। तो इसको आप 10 से 15 बार कीजिए। इसी तरीके से जितना आपका है, अभी ये एंकल का, इसी तरीके से नी का होता है, फिर हिप जॉइंट का होता है, आपके रिस्ट के लिए, शोल्डर के लिए, तो जितने भी आपके जॉइंट्स हैं सब के लिए आप जो है सूक्ष्म व्यायाम के अंदर सारी आ जाती है। तो मैं आप लोगों को जानकारी ये बता दूं कि ये तो हमने एक आसन का डेमो दिया, इसमें पूरी सीरीज होती है, हर आपके नी है या आपके हर कोई भी जॉइंट है उसके लिए अलग अलग आसन होते हैं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं सारे आसन यहाँ पे बताना अभी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को इसके लिए और पूछना है तो मैं सब लोगों का नंबर भी और एड्रेस वगैरह दे देंगे, तो आप पूछ सकते हैं इससे। तो सर जैसे जॉइंट के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, 2-3 बीमारी तो हमारी होगी, ठीक है। दूसरा आता है सबसे ज़्यादा मोटापा, वेट मतलब मैक्सिमम, और ये कोरोना के बाद तो बहुत लोगों को देखे कि हाँ
तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप कि मतलब क्या चेंज करना चाहिए, मतलब लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए, खाने पीने में, और कौन सी एक्सरसाइज उनको मतलब योग वगैरह उनको करना चाहिए? आजकल आप देख रहे हो कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, सबसे पहले तो आदमी समय से सो नहीं रहा है। अच्छा जी। तो सबसे वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जब रात को टाइम से सोएगा नहीं तो सुबह टाइम से उठेगा नहीं, और जब उसका बॉडी अपसेट हो रही है, माइंड अपसेट हो रही है, उसके वजह से वो एक्सेसिव फूड भी ले रहा है, ज़्यादा खा रहा है, तो उसके और ज़्यादा खा रहा है, समय से उठ नहीं रहा है, समय से सो नहीं रहा है, तो उसके वजह से साथ ही साथ उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है, और जहाँ मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया वहीं आपकी बॉडी में फैट चढ़ना शुरू हो गया। तो सबसे मेन आपको जो अपने सोने का, उठने का और खान पान का ध्यान रखना है। आप यदि इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली, और इसके साथ एक और चीज़ जोड़ दीजिए, आप एक्सरसाइज, योगा साथ में करना है, तो ऑटोमेटिक आपके शरीर से जो एक्सेसिव फैट चढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक चीज़ यहाँ पे आती है कि एक्सरसाइज, एक कोई लोग बोलते हैं कि आप वॉक कर लो तो मतलब उससे से बहुत सारा फायदा हो जाता है, ठीक है, तो वॉक करने तो हमारे सारे योगा तो हो नहीं रहे, खाली वॉक ही हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं वॉक और योगा को कैसे? देखिए, वॉक का एक अलग समय है और वॉक करना अच्छी भी है। देखिए, पहले के समय की बात हम करें तो पहले के समय में लोग काफ़ी चलते थे, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता था, तो इतना ज़्यादा शरीर पे जो भी खाते थे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था, जो भी अन्न खाते थे। पर अब हम उतना आहार ले रहे हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और खान पान भी हमारा बिगड़ गया है। योग का माध्यम देखें, हम योग को जोड़ें अगर हम उससे, तो हम जब सुबह उठते हैं, प्रारंभ अपनी क्रिया करते हैं, तो नॉर्मली हम सब फ्रेश वगैरह होके, तो योग के लिए हम अलग सा समय निकालते हैं, एक समय देते हैं, ठीक है। तो हम किसी अनुभव जिन्हें हैं, जो शिक्षक हैं, उनके पहले उनके उसमें करें, उनके सानिध्य में करें, देख रेख में करें, तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। वॉक ऐसा है कि आप अगर शाम का भोजन करते हैं, उस बीच तुरंत आपको सोना नहीं होता है। आप जो हमने लाइफस्टाइल की बात की, तो वॉक, उसके बाद थोड़ी देर आप थोड़ा टहलिए, कुछ समय दीजिए अपनी बॉडी को उस खाने को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद आप नींद की अवस्था में जाइए, तो वो आपका सोने का समय भी सही हो जाएगा, वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको आलस कम आएगा, आपकी नींद जितनी आप ले रहे हैं, जो आलस है वो कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है सर, यहाँ पे आपने शाम के समय खाने की बात करी, जैसे दिन का खाना है, तो मतलब ये पता नहीं सच है कि झूठी, कि दिन में जब खाना खाएं तो उसके बाद रेस्ट करें, ठीक है, और शाम को जब खाना खाएं उसके बाद वॉक करें, तो इन दोनों में क्या मतलब क्या सही है, ऐसा होना चाहिए? मतलब जैसे दिन के खाने में, दिन का जो खाना है उसके खाने के बाद आदमी को रेस्ट करना चाहिए, और शाम के खाने के बाद वॉक करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपने कहा कि दिन के खाने के बाद रेस्ट करना चाहिए, लेकिन दिन में रेस्ट जरूर करना चाहिए। अच्छा, रेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप देखिए आपकी जो प्रोसेसिंग है, आपका जो बॉडी है वो सुबह से एक्टिव हो गया है। जब आप दिन में रेस्ट करते हो तो आपका दोबारा जो आपकी बॉडी रिचार्ज हो रही है, तो उसके बाद जो आपने आधे घंटे का, जो आप जिसे हम पावर नैप का नाम भी देते हैं आजकल, यदि आप वो आधे घंटे का पावर नैप लेते हैं तो उसके बाद आपका जो है माइंड फ्रेश हो जाता है, आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है, और उसके बाद भी जो आपके 3-4 घंटे काम करने के हैं, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप दोबारा जो रिचार्ज हो जाते हो, पूरी एनर्जी के साथ फिर से काम करने लगते हो। और इसमें तो आजकल अलग अलग रिसर्च भी चल रही है कि बड़े बड़े आपके चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ भी कहा जा रहा है कि दिन में जो है थोड़ा सा अपने कलीग्स को जो है आधे घंटे का रेस्ट दीजिए, ब्रेक दो, कि जिससे वो जो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं और अपने काम को जो थोड़ा सा और एफिशिएंटली कर सकें, ठीक है। मोटापे के लिए मेनली तो आपको थोड़ा सा कार्डियो वाली एक्सरसाइज है, जिसमें थोड़ी सी आपका शरीर थोड़ा सा खूब अच्छे से चले, तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे माउंटेन भुजंग। तो दोनों जो है माउंटेन में आ जाएंगे, पर्वत आसन में। हाँ, ये है माउंटेन। इसके बाद आप धीरे से सेकंड भुजंगासन में आ जाइए। 2 स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे कर सकते हो, और जब आप थोड़ा सा समय हो जाए आपको अभ्यास करते करते, तो आप थोड़ा सा इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। 3 चेंज, 4 5, और ये तो राम मैंने सामान्य बताया। इसके अलावा जो है सूर्य नमस्कार, आपने बड़ा फेमस है आजकल सूर्य नमस्कार, हर कोई चाह रहा है कि भाई सूर्य नमस्कार है क्या और इसके फायदे क्या हैं। तो सूर्य नमस्कार को एक तो कंप्लीट हेल्थ कहा जाता है। यदि किसी के पास समय नहीं है, आजकल लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर हमारे पास तो समय ही नहीं है, तो वो अगर 10 से 15 मिनट डेली रूटीन में सूर्य नमस्कार भी करते हैं, तो एक तो वो मोटापे से दूर रहेंगे, और अन्य जितनी भी व्याधियां शरीर के अंदर आ रही है, एक्सेसिव फैट आ रहा है या डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आप उन बीमारियों से भी बच जाते हो। तो एक राउंड साथ में सूर्य नमस्कार भी करके देखते हैं।
तो आप दोनों जो खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। हाँ, और समझते हैं। ये ज़रूरी होता है कि हमें अपने शरीर की सहजता के अनुसार करना होता है ये भी। अच्छा जी। हाँ हाँ, ये भी। चलिए, नाउ 1 नमस्कार प्रणाम आसन, 2 इनहील अप आर्च योर बैक हस्तोत्थान आसन, 3 एक्सेल फुल फॉरवर्ड पादहस्तासन, 4 राइट लेग बैक अश्व संचालन, 5 लेफ्ट लेग बैक प्लैंक बॉडी स्ट्रेट, 6 नी चेस्ट ऑन ग्राउंड सष्टांग नमस्कार, 7 इनहील अप भुजंगासन, 8 एक्सेल पर्वतासन, 9 राइट लेग इनहील अश्व संचालन, 10 लेफ्ट लेग एक्सेल पादहस्तासन, 11 इनहील अप आर्च योर बैक हस्तोत्थान, 12 नमस्कार एंड रिलीज। आपने ये देखा इसमें टोटल 12 स्टेप है। जी जी। तो एक तो ये मैंने आपको पहले ही कहा कि कंप्लीट हेल्थ के लिए आपको ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपको अन्य किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उनमें तो फायदा करेगा ही। और साथ में आप कह रहे थे मोटापा, जी जी। तो मोटापा के लिए तो ये रामबाण है। यदि व्यक्ति शुरुआत में 5-6 से भी शुरू करता है, जी। धीरे धीरे 10-12, और जो हमारे पास यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिशनर हैं जी। वो 108 से लेकर 216 तक जो है कंटिन्यूसली करते हैं। और ये आता है प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी भी बढ़ती है, मेंटल एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और आपको एक एनर्जी, एक पावर और एक लाइटनेस अपने शरीर में फील होता है अगर आप इस जादुई सूर्य नमस्कार को करते हैं। अच्छा, योग किसी की या छोटे हो या बड़े हो उसका बौद्धिक विकास में कितना हेल्पफुल होता है? ओके, ठीक है। आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या बौद्धिक विकास? हाँ, ना? बौद्धिक विकास। ठीक है। बेसिकली योग जो है, जी योग आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, और जब आप इन सब का बेसिकली शारीरिक, जब हम शारीरिक तौर से स्वस्थ रहते हैं और साथ में हम मानसिक तौर से स्वस्थ रहते हैं, फिर हमारा लोगों के साथ व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है, हमारे लोगों के साथ एक सकारात्मक भाव से मिलने लगते हैं, तो आपका जो सामाजिक विकास होता है। और जब आप इन सब चीज़ों से धीरे धीरे ऊपर उठने लगते जी हैं जी। तो आपकी खोज बढ़ जाती है, आप चीज़ों को जानने लगते हो, सात्विकता को जानने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका माइंड ब्रॉड होता जाता है, जी। तो आप जो है मानसिक और बौद्धिक विकास की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि कई लोगों, बच्चों में आपने देखा होगा कि जन्म से बौद्धिक विकास हो रखा होता है, अध्यात्म की दृष्टि से उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है। ये आता है गुरुओं के माध्यम से भी आ सकता है, और ये माँ बाप के माध्यम से आता है ज़्यादातर बौद्धिक विकास जो आप बात कर रहे हैं। तो माँ बाप खासकर प्रेगनेंसी के समय वो कैसी बातें डिस्कस कर रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, क्या आचरण वो कर रहे हैं, तो उससे भी बच्चों का बौद्धिक विकास बढ़ता है। योग के साथ साथ अब जब हम जन्म के बाद बच्चे का विकास होना शुरू होता है, जब उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाती है, एक सोचना शुरू कर देता है, उसके बाद जब वो योग के फील्ड में आता है, अपनी विचारधारा बदलता है, तो तब उसे अध्यात्म की तरफ जाने का मन करता है, उसके बारे में जानने का मन करता है कि आत्मा क्या होती है, आत्मा को जानने की वो लालसा बढ़ जाती है उसके अंदर, तो धीरे धीरे बौद्धिक विकास बढ़ने लगता है। तो इससे उसके आगे मतलब करियर वगैरह में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। एक तो एकाग्रता बढ़ती है सबसे पहले। अगर मन शांत होता, मन शांत जब होता है, एकाग्रता बढ़ती है, जी। तो जिस भी चीज़ पे वो काम कर रहा है, जो भी कर्म अपना कर रहा है, जिस भी का, उसमें उसकी एकाग्रता बढ़ती है। तो जब एकाग्रता बढ़ेगी तो उसका आसपास के जो विचार आने हैं वो बंद हो जाएंगे, और उसका ध्यान एक चीज़ पे लगेगा, तो जो वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ आती है यहाँ पे ना, मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज क्या होना चाहिए योगा का? अगर सपोज मैं अपनी बात करूँ, अब मैं घर पे हूँ, तो मेरे को कौन से वो आसन हैं जो डेली करने चाहिए, ताकि मतलब एक मतलब अपने आप को थोड़ा सा मेरे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाए, उसके लिए क्या मतलब कितने आसन होने चाहिए कि आदमी को करने ही करने हैं, या ये डे के हिसाब से होने चाहिए, या आप एक ही तरह के डेली जैसे 7 दिन का रूटीन हो वैसे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये होती है, सबसे पहले उस चीज़ में जब हम योग शुरू करते हैं, उस चीज़ में थोड़ी देर एक जगह पे स्थिर बैठ जाइए।
अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन को, मस्तिष्क को अपने शरीर के साथ जोड़ने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आप जो भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं, आपका मन आपके साथ रहेगा तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। क्योंकि जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हम योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, तो उसमें आपके मन का होना ज़रूरी है शरीर पे। तो जब हम मन के साथ जुड़ते हैं तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है, उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। उसके अलावा घर पे जो करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें, जिससे क्या होगा कि क्रैम्प नहीं आएगा जल्दी से शरीर में। सूक्ष्म क्रियाएं पहले शुरू कीजिए, फिर जैसे कि बोला है कि जिनकी शरीर की स्थिति ऐसे है कि सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तो वो आसानी से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। फिर श्वासों का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आपका पेट दबरा हो, जिस स्थिति में आपका पेट दबरा हो, तो उस स्थिति में आपको श्वास बाहर छोड़नी होती है। हाँ, और जो भी अभ्यास आप करें, जो भी आसन कर रहे हैं, वो श्वासों के साथ करें। श्वास भरने के साथ श्वास छोड़ना भी, ये भी ध्यान रखिए। तो जो होता है, जो कंप्लीट पैकेज आप बोल रहे हैं, तो सूक्ष्म क्रिया से शुरू होकर धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएं और अंत में प्राणायाम या ध्यान तक आप अपनी स्थिति को वहाँ लेके जाइए। बेसिकली इसमें अगर एड ऑन करना चाहें तो आपने पूछा कि कंप्लीट क्या रहेगा। सबसे पहले शुरुआत में तो जैसे रावत जी ने भी बताया कि ज्वाइंट मूवमेंट से शुरू करिए। तो यदि आपको शुरुआत में कुछ चीज़ें मालूम नहीं है तो सबसे बढ़िया आप सूर्य नमस्कार कीजिए। तो सूर्य नमस्कार करते हो तो सूर्य नमस्कार आप देख रहे हो, सूर्य नमस्कार आप शुरुआत में करते हो तो आपको जो लगभग सभी तरह की आप बीमारियों से दूर रह सकते हो। साथ में यदि आपको समय हो जाए और आपकी जिज्ञासा और बढ़ रही है कि हम कुछ कैसे ऐसे आसनास कर सकते हैं, तो आप डेली रूटीन में अपने जो 3 से 4 आसन, कुछ आगे झुकने वाले, 3 से 4 आसन पीछे झुकने वाले, 3 से आसन अपने ट्विस्टिंग का यानी बेंडिंग हो जिसमें, ऐसे कुछ आसन कीजिए, है ना। और 3 से 4 आसन इस तरीके से जो आपके जो शरीर की क्षमता और ऊर्जा को बढ़ाए, जिसमें आपको शरीर जो सुदृढ़ हो, जैसे आपने प्लैंक कर लिया, है ना। तो इस तरीके का आसन करोगे तो आपको जो है प्रतिदिन आप स्वस्थ रह सकते हो। बेसिकली जो गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम सबसे पहले जानना जरूरी, प्रॉब्लम आती किस वजह से है। आधे ज़्यादा प्रॉब्लम का जो आती है वो आपका कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज कहते हैं जिसे। जब अगर शरीर के अंदर कब्ज है तो आपको धीरे धीरे जो आपको गैस भी बनने लगेगी और साथ में जो आपको एसिडिटी अपच होने लगेगी। हाँ, कि पेट हमारा हर बीमारी का जड़ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो मतलब पेट ही मेन है, वो अगर उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रूट। जब भी आप देखोगे किसी पौधे पे, अगर पौधे की पत्तियों पे कीड़ा लग रहा है तो हम करते क्या है, हम उसके पत्ती पे कोई भी उपचार नहीं करते, हम उसके जड़ पे करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा शरीर पे यदि किसी भी तरीके की बीमारी हो रही है तो सबसे पहले आपको उसका पेट ठीक रखना बड़ा जरूरी है। आप यदि अपना पेट ठीक रखते हो तो आप 80 से 90% बीमारियां तो ऐसे ठीक कर लेते हो। सबसे आप दोनों दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। सबसे पहले अपने राइट लेग को बेंड कीजिए। अब अपने राइट हैंड को ठीक स्पाइन के पास रखिए पीछे। श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए और अपने राइट लेग पे लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर दीजिए और धीरे से गर्दन को पीछे की ओर बेंड करेंगे। आप इस समय 2 स्थितियां बनी हुई देख रहे हैं सामने। तो आप अंकित जी की स्थिति देख रहे हैं। इसमें यदि कोई शुरुआती अभ्यासी है, उससे अपना पैर नहीं पकड़ा जा रहा है, तो आप वो इस तरीके से कर सकता है। और जो उनके साथ योग साधिका जी हैं, यदि किसी को समय हो गया, काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, धीरे से वापस। और यही प्रक्रिया आपको दूसरी तरफ से भी दोहरानी है। हाँ, इसी तरीके से जो भी आप कर रहे हो, बैलेंस करने के लिए दोनों साइड से करना अत्यधिक आवश्यक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और सर इसके लिए कोई प्रिकॉशन वगैरह या नॉर्मली कर सकते हैं? इसके लिए एक तो आपके पेट में कोई किसी तरीके की कोई इंजरी ना हो, कोई हाल ही में कोई ऑपरेशन ना हुआ हो, है ना, स्पाइन में आपका कोई इंजरी ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आप आराम से इस आसन को कर सकते हैं। ठीक है। तो लोगों को क्या है, बहुत सारी सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम, मतलब जनरली आजकल जो 7-8 घंटे सिस्टम कंप्यूटर पे बैठा है तो अमूमन है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? उसके लिए खासकर देखिए, जब भी हम चेयर पे बैठते हैं और ज़्यादातर 7-8 घंटे आपने बात की, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो हमारी गर्दन ज़्यादातर आगे झुकी रहती है और स्पाइन भी बैंड रहती है। एक तो अपनी स्थिति सही कीजिए, स्थिति बहुत, बैठने की जो स्थिति है उसे सुखपूर्वक कीजिए। और जो आपका स्क्रीन का टेबल जो है खासकर, वो थोड़ा ऊँचा रहे तो वो बेहतर है, क्योंकि आपकी स्पाइन उसमें स्ट्रेट रहेगी। ठीक है। हाँ, ये हो गया। आप जो जब स्क्रीन पे आप बैठे हैं उस समय जो आप ध्यान रख रहे हैं, एक अगर आपको बीच में समय मिलता है, थोड़ा उठिए, थोड़ा टहलिए,
ठीक है। और पीछे झुकने वाली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, थोड़ा ट्विस्ट होने वाली और पीछे झुकने वाली। इसके साथ साथ आप जब भी योग अभ्यास खासकर करते हैं तो उसमें बैकवर्ड बेंडिंग के आसन, ठीक है, गर्दन को पीछे ले जाने वाले, कमर को पीछे की तरफ बेंड करने वाले, ये अभ्यास ज़्यादातर करने होते हैं। अच्छा, तो सर कोई बताएंगे अभी कौन सा? हाँ जी। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे करके ही दिखाता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादातर देखोगे जो डेस्क जॉब वाले हाँ हैं जी। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जी, आती जी, है। हाँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आप कंफर्टेबल है, आप जिस भी स्थिति में बैठ जाइए। अगर चेयर के ऊपर तो चेयर के ऊपर इस तरीके से आप अपनी फिंगर को इंटरलॉक कर लेंगे, चिन के नीचे लगाएंगे, गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, पीछे की तरफ। हाँ, इसको 10 से 15 सेकंड आप रखोगे, इसको 3 से 4 बार करोगे, आपकी जो बैक मसल्स है वो पूरी एक्टिव होने लगती है। एक तो आपकी नेक को रिलैक्स मिलेगा, और मैं इसके साथ ऐड ऑन करना चाहूँगा, एक तो आपकी गर्दन की प्रॉब्लम है, सेकंड आपकी जो बैक है, अपर बैक में बड़ा कंजेशन लगता है, जकड़न सी लगती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी चेयर पे और आगे होना है, इस तरीके से पकड़ लेना है और अपनी स्ट्रेच करना है चेस्ट को। अच्छा, ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है यहाँ से, बीच इस पर, में। हाँ, बीच से, हाँ, ठीक है। तो आप इसमें आप देखेंगे कि एक तो आपको क्या होगा, गर्दन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही हाँ है, जी। साथ में किसी को जो अपर बैक कंजेस्ट हो रही है तो वो फायदा देगा, और किसी को कंधे की दिक्कत है, और साथ में किसी को ब्रीदिंग अच्छे से नहीं आ रही है, घबरा जाता है, बेचैनी हो रही है, तो अगर आप सिर्फ इतनी स्ट्रेच भी कर रहे हो तो आपको ये तुरंत आराम मिलता है। और ये ध्यान देना ज़रूरी है जब स्ट्रेच करते हैं तो उस समय इनहेल ज़रूर करें, श्वास से रोक के ना, हाँ, श्वास नॉर्मली श्वास भरिए, और फिर अगर आप उस स्थिति में बने हुए हैं तो थोड़ी देर श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग आपको चालू रखनी है। अच्छा। तो सर आप लोग जैसे आप लोग जब योगा के अलावा क्या आप लोग ऐसी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी कराते हैं, मतलब बेसिकली योगा टीचर ट्रेनिंग टाइप से भी कराते हैं हम लोग क्या ऐसी कोई? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो है टीचर ट्रेनिंग चलती रहती है, और हम मंथ बाय मंथ करवाते रहते हैं, अच्छा। जिसमें हमारे कम से कम 8 से 10 बैच तो हमने निकाल लिए हैं। जी। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो लोग जिज्ञासु है बड़े, कि भाई हमारे पास समय भी नहीं है और हम योग को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले होता है फाउंडेशन कोर्स, जो 200 घंटे का होता है, अच्छा। जिसको YTTC कोर्स कहते हैं। अच्छा। आप स्टार्टिंग में उसको कर सकते हो, और आप इसको एज अ बेसिक टीचर भी लग सकते हो, अच्छा। कि अगर आपके पास करियर भी बनाना चाह रहे हो तो आप इसको शॉर्ट टर्म्स में कोर्स स्टार्ट कीजिए, और इसके बाद आप अपना कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगेगी, और धीरे धीरे आप इसमें फिर आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप देखोगे किसी भी एजुकेशन लेने के लिए पैसा अत्यधिक आवश्यक है। तो आप जब ये छोटी सी एजुकेशन ले लेते हो तो इसके बाद आप 300 घंटे का कोर्स कर सकते हो, या फिर आप MA करना चाह रहे हो, तो आप मतलब एक स्वरोजगार भी पा रहे हो, और साथ में जो आप स्वयं भी स्वस्थ रह रहे हो और दूसरे को भी स्वस्थ रख रहे हो। तो ये तो खैर ये तो योग का तो बड़ा ही है हाँ पिछले कुछ सालों से। जी बिल्कुल। तो सर जैसे महिलाओं में खासतौर से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इरेगुलर पीरियड्स वगैरह के लिए क्या ऐसा कोई योग से हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, खासकर जो मासिक धर्म से लेकर जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, PCOS PCOD ये प्रॉब्लम्स होती हैं खासकर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कई चीज़ जेनेटिक आती हैं, जेनेटिक आती, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो और ज़्यादातर आज की चीज़ें हो गई स्ट्रेस ज़्यादा और लाइफस्टाइल का बिगड़ना, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसमें खासकर जो आसन होते हैं सुखपूर्वक किए जाते हैं, और खासकर लेग की स्ट्रेचिंग होती है उसमें, ठीक है। लेग की स्ट्रेचिंग हो गई, जैसे बटरफ्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है, और पेट दबने वाले, ओवरी वाला जो हिस्सा होता है वो दबने वाला, वो आसन हम कर सकते हैं। तो कुछ आसन करके यहाँ पे दिखा भी सकते हैं आपको। जैसे पश्चिमोत्तानासन करेंगे इसमें, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, और सहज पूर्वक श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। इस प्रक्रिया में बाद में होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे वापस हाथों को ऊपर लाएं, वापस पुनः स्थिति में, फिर से वापस डाउन जाइए। यह प्रक्रिया 3-4 बार दोहरानी है, और अंत में थोड़ी देर होल्ड करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और फिर वापस अपनी स्थिति में आइए, और धीरे से दोनों हाथ वापस लाएं, और बटरफ्लाई की स्थिति में आ जाइए, भद्रासन। और इस प्रकार से जो जब हम बटरफ्लाई कर रहे हैं, एक तो हमारी टेल बोन, जिनको बैक की प्रॉब्लम होगी, उसमें काम करेगा। एक ये ओवरी वाला हिस्सा, ये पेनिक मसल्स इसमें खिंच रही है, ठीक है, तो इस पे कार्य करेगा ये। और खासकर पवन मुक्त आसन भी होता है, ठीक है, वह भी कर सकते हैं इसमें।
तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो हम योग से काफ़ी सारी चीज़ें को ठीक कर सकते हैं। लगभग आपके शरीर में किसी भी तरीके कोई भी बीमारी हो, आप सभी बीमारियों में जो योग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको कौन से आसन, कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। अगर आप ये जान लेते हो तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है इस धरती पर जिसमें आप योग नहीं कर सकते हो। होना चाहिए एक नॉर्मल आदमी का, सुबह उठे पहले क्या करना है, बाद में Okay. क्या करना है। ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए मैं साथ में डाइट भी बता देता हूँ हाँ। किस तरीके से लाइफ स्टाइल रखनी। जी। सबसे पहले सुबह उठिए, सुबह उठते ही सबसे पहले हमें गुनगुना पानी पीना है। अच्छा। वो डिपेंड करता है कितना पिए। जी। आप 2 से 3 गिलास पी सकते हो पानी। पानी पीने के बाद अपना जो दैनिक नित्यक्रम है, नित्यक्रम किया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि रात को जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, 2-4 आपके बादाम हो गए, 5-10 किशमिश हो गए और 2-3 काजू हो गए, 2-3 अखरोट हो गए, तो इनको आपको रात को भिगोना है और सुबह जब आपने नित्यक्रम से आ गए हैं तो उसके बाद आपको ये खाना है। ये आपके शरीर के जो है काफ़ी सारी आपके प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, साथ में विटामिन्स और अन्य तरीके के जितने भी मिनरल्स हैं उनमें भी आपको फ़ायदा देगा। और इसके बाद जब आपने ये कर लिया, इसके कुछ समय बाद आप सुबह के समय पे फलों का सेवन करना अत्यधिक आवश्यक है। आप फ्रूट्स लेंगे। अच्छा। अब खाना कितना है इसका बड़ा संशय रहता है लोगों जी, को, जी। तो लगभग एक तो आप 100 से 150 ग्राम आप प्रतिदिन खाओगे तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से अच्छा, बचे रहोगे। हाँ जी, हाँ जी। अब मैक्सिमम फल तो आज की डेट में मीठे ही है। हाँ। ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम Yes, होती है, yes. तो उसके उनको फल कैसे खाने चाहिए मतलब? ओके, डिपेंड करता है कि फ्रूट्स कैसे खाने, बट फिर भी मैं नॉर्मली फ्रूट्स बता देता हूँ किस तरीके के फल खाने चाहिए। जो फल पहले जिनको कोई टेस्टलेस है, जिनमें कोई टेस्ट नहीं है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ऐसे फ्रूट्स कोई भी खा सकता है। ठीक है, जिसमें आपका पपाया आ सकता है, आपका अमरूद आ सकता है, आपका खरबूजा आ जाता है, तरबूज आ सकता है। अच्छा। ठीक है, तो इनको आप खा सकता है, कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है। बस अन्य जो भी फ्रूट्स हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैसे आपका चाहे आम हो गया या फिर अन्य आपका अनार हो गया, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। किसी को जो है एक्सेसिव डायबिटीज़ है या कुछ अन्य तरीके की बीमारियाँ हैं, तो इसमें हम एड ऑन करते चलते हैं कि सबसे पहले हमने सुबह फ्रूट्स किया खाए। अब जो आपने 150 से 200 ग्राम फ्रूट्स खा दिया है, तो स्टार्टिंग में आप फर्स्ट डे देखोगे कि आपको भूख ही नहीं लगेगी। अगर भूख नहीं लग रही तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर थोड़ा सा समय ले सकते हैं। और जब आपको 3-4 दिन हो जाता है तो ये क्या करते हैं, जो हम सुबह सुबह फ्रूट्स खाते हैं तो आपका ये आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करने का काम करता है। अच्छा। बेसिकली आपको रेडी कर रहा है, आपको जो भी आप फूड इसके बाद अंदर डालोगे वो इजीली डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो इसके बाद आपने जब फ्रूट सुबह सुबह ले लिया, उसके आप बाद सुबह नाश्ते में आप अगर मन कर रहे हैं तो बेसन का चीला लीजिए, दलिया खा लीजिए, या आप स्प्राउट्स भिगो सकते हो रात को, स्प्राउट्स ले लिए, है ना। या बहुत ज़्यादा कोई शौकीन है तो नॉर्मल जो है मल्टीग्रेन आटे की चपाती ले सकता है। अच्छा। ठीक है, ये लेने के बाद आप 10-11 बजे के आसपास यदि आपके पास समय है और आपका थोड़ी सी कुछ क्रेविंग हो रही है कुछ खाने की, या तो नारियल पानी पी लीजिए या फिर मखाने वगैरह खा लीजिए। तो ये करने के बाद आपको अगर लंच दिन में करना है तो लंच करने से पहले ध्यान रखें कि हमें सलाद का सेवन जरूर करना है, और सलाद भी सेम 200 से 250 ग्राम लेना है। अच्छा। स्टार्टिंग में बहुत लोग कहते हैं कि सर हमें तो टेस्ट नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। तो हर चीज़ हमें अपने जेब के लिए नहीं करनी, कुछ स्वास्थ्य के लिए भी करनी है ना, तो वो चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपने सैलेड लिया, उसके बाद आप जो आपका नॉर्मल, या तो आप एक मील लीजिए, दाल चावल खा लीजिए या फिर सब्जी रोटी खाइए। एक ही समय पे एक तरीके के खाने, ऐसा ना करिए कि आप रोटी भी ले रहे हो, चावल भी ले रहे हो, सलाद भी ले रहे हो। तो इस तरीके की वैरायटीज़ नहीं लेनी है, आपको ऐसा फूड लेना जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो जब आप इस तरीके से फूड लेने लगते हो तो आप बहुत सारी बीमारी, जो आप अभी बता भी रहते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, तो आप इन चीज़ों से दूर रहते हो। और इसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके तुरंत पहले और तुरंत बाद एकदम से पानी ना पिए। अच्छा। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सर अगर हम पानी ना पिए तो करें क्या, क्योंकि हमें तो आदत है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप नाश्ता कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो उस समय जूस लीजिए साथ में। अच्छा। और यदि आप दिन के समय पे ले रहे हैं तो उस समय उसके साथ छाछ यानी मट्ठा कहते हैं जिसे, जी, जी। तो साथ में ले सकते हो, तो वो आपको फ़ायदा देगा बजाय पानी के। तो पानी कब पीना है? पानी खाना खाने से आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद आप पानी का सेवन करेंगे। इसके बाद हम धीरे से आगे जाएंगे। 4-5 बजे बड़े सबको ही आजकल रूटीन है कि हाँ जी हमें चाय का शौकीन है
है ना, चाय पीनी है, बिस्किट खानी है, तो उसको थोड़ा सा आप रिप्लेस कीजिए। आप उसकी जगह पे या तो नारियल पानी पीजिए, मखाने खा लीजिए, भुने हुए चने खा लीजिए, या बहुत ज़्यादा शौकीन हो रहे हो तो ग्रीन टी पी लीजिए 4-5 बजे के आसपास। और कोशिश करें जो हमारा रात का खाना है, जो डिनर है, वो 7 बजे या 7 बजे से पहले हो जाए। लेकिन मैं साथ ही अपने ही जो मैं डाइट प्लान बता रहा हूँ, इसके साथ मैं खुद पे ही क्वेश्चन भी उठा रहा हूँ कि अब मेरी लाइफस्टाइल ही नहीं है कि मैं 7 बजे जो घर पे आ जाऊँ, मैं पहुँच ही 9 बजे 10 बजे रहा हूँ, तो करूँ क्या? तो कुछ ऐसा हल्का फुल्का फूड लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो जैसे आपने रात को लौकी का सूप ले लिया, तोरी का सूप ले लिया, तो इस तरीके रात को जितना हो सके उतना लाइट खाएं, या आप रात को नहीं भी खाओगे तो चलेगा, क्योंकि रात को हमें सिर्फ सोना है। और जब आप अपने पेट को जितना खाली रखेंगे, जितना हल्का रखेंगे, आपकी नींद उतनी गहरी रहेगी, उतना बेहतर रहेगी, और आप देखोगे सुबह जो आप एकदम फ्रेश होके तरोताज़ा उठेंगे। तो ये मैंने दैनिक दिनचर्या का आपको डाइट प्लान बता दी है। यदि आप कोई भी व्यक्ति इस डाइट प्लान को फॉलो करता है तो वो लगभग सभी बीमारियों से भी बच सकता है और अपने आप को संपूर्ण स्वास्थ्य दे सकता है। जैसे भट्ट जी ने बोला है आपको, तो उनका कहने का तात्पर्य ये भी है कि ज़्यादातर अपने खाने में वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो प्रकृति आपको डायरेक्ट दे रही है, जिसे पकाना नहीं पड़ रहा है, ज़्यादातर वो खाना खाइए, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, और वो क्या करता है कि वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो आपको मतलब ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं है आपकी बॉडी को उसमें, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि हम जैसे कुछ खाने के बाद कुछ रूटीन अपना बदल रहे हैं, तो एकदम से बदलाव ना लाएं अपने जीवन में। मतलब अगर आप धीरे धीरे खान पान में भी धीरे धीरे बदलाव लाएं, आपका शरीर उसके अनुसार काम करे, ठीक है। ये, और कई लोगों को आदत होती है दिन भर कुछ ना कुछ खाने की, जैसे आपने बोला स्क्रीन के सामने बैठे रहते तो बहुत कुछ सामने रखते, तो उस चीज़ से भी बचिए। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को एक पूरा हेल्थ प्लान बताया, उसमें हमारे योगा भी आते हैं और आपका डाइट प्लान भी उसी में है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी एक्सरसाइज वगैरह पूरी है। और सर लोगों के 2 सेंटर हैं, एक तो सैदा रोड पे आई टी के पास है, दूसरा ये कृष्णनगर चौक के पास है, कोलागढ़ वाले रोड पे है। और आप चाहे तो उनके साथ ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी करवाते हैं। और आप लोग केवल योगशाला का जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और तो आज की ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।